नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल में एक स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। 19 मिनट के इस स्टिंग वीडियो में हुमायूं कबीर हैं या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, मगर इस घटना की रिपोर्टिंग मीडिया में व्यापक रूप से हो रही है। मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में संदेह की बात इसलिए भी लिखी है क्योंकि उसे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो तृणमूल कांग्रेस से मिला है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो को अपने पेज पर पोस्ट किया है और मसद्दुर रहमान को क्रेडिट दिया है। मसद्दुर रहमान कौन है, उनकी पहचान साबित नहीं। यूट्यूब पर उनके चैनल पर यही एक वीडियो है, तो इससे संदेह होना भी वाजिब है। आप दर्शकों को भी इस तरह के वीडियो के दावों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। चूंकि इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, खबरें छप गई हैं, इसलिए हम भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर रिपोर्ट में यही लिखा है कि हुमायूं कबीर जैसा दिखने वाला यह आदमी चुनाव के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कथित रूप से 1000 करोड़ रुपए मांग रहा है। कह रहा है कि बीजेपी को 148 सीटें नहीं आएंगी, 120 तक ही आएंगी। अगर उसका सपोर्ट चाहिए तो 1000 करोड़ देने होंगे, उसमें से 200 करोड़ का एडवांस। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम लेता हुआ यह शख्स कहता है कि उनसे बातें होती रहती हैं। ममता बनर्जी को 100 से कम सीटें आएंगी। अगर मुझे 70 सीटें आ गईं तो उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। इस तरह की बातें कोई हल्का आदमी ही करेगा, वरना चुनाव से पहले कौन कहेगा कि 70-80 सीटें आ सकती हैं। अगर उसका सपोर्ट चाहिए तो 1000 करोड़ रुपए देने होंगे। इंसान बहुत भोला प्रतीत होता है, उसे कभी भी कोई भी बहका सकता है, लेकिन वह शख्स हुमायूं कबीर है या नहीं, यही तो साबित नहीं। असली हुमायूं कबीर ने कहा है कि वीडियो में वह नहीं है, इसे एआई से बनाया गया है। वह है या नहीं, एआई का है या नहीं, घंटे भर में आजकल पता चल जाता है। लेकिन चुनाव है और हो सकता है यह किसी को सूट कर रहा हो, तो कई महीने में भी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं होगी। अगर यही हुमायूं कबीर इस तरह के वीडियो में ममता बनर्जी पर आरोप लगा देते कि ममता ने पैसे मांगे हैं, तब कोई यह नहीं देखता कि एआई का वीडियो है या नहीं। ईडी की टीम सीधे ममता बनर्जी के घर पहुंच जाती। बिहार में तो यही हुआ। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मगर चुनाव के दौरान या बाद में ईडी ने कुछ किया नहीं। स्टिंग वीडियो में हुमायूं कबीर होने का दावा करने वाला आदमी बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लेता है। इनके बयान नहीं आए हैं, मगर इन नेताओं के नाम आने के बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो की पुष्टि तुरंत करे। उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी की क्षमता होनी चाहिए कि ऐसे वीडियो को वह तुरंत सत्यापित कर सके, वरना चुनाव के समय बहुत सारे प्रोपेगेंडा वीडियो चलते रहते हैं। चुनाव आयोग इस तरह के वीडियो पर नजर रखने के लिए कमेटियां भी बनाता है, अधिकारियों को निर्देश भी देता है। क्या इस तरह के वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ किया है? जिस स्टिंग वीडियो पर सभी संदेह कर रहे हैं, एआईएमआईएम के कदम से लगता है उसने कुछ ज्यादा यकीन कर लिया है। एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की भारतीय जनता उन्नयन पार्टी से नाता तोड़ लिया। बंगाल में दोनों का गठबंधन था। हुमायूं कबीर की पार्टी ने 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एआईएमआईएम ने कहा है कि हुमायूं कबीर के स्टिंग वीडियो से पता चलता है बंगाल के मुसलमान गरीब और सताए हुए हैं। सेकुलर सरकार होने के बाद भी उनका विकास नहीं हुआ, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम ने स्टिंग और पैसे लेकर ममता को हराने की बात पर कुछ नहीं कहा, मगर उनकी पार्टी ने नाता तोड़ लिया हुमायूं कबीर की पार्टी से। इसलिए राजनीतिक रूप से यह घटना महत्वपूर्ण हो जाती है और खबरों में इसकी चर्चा जरूरी भी।
बीजेपी के प्रवक्ता देबोजीत सरकार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है तो वह यह सब कर रही है। हो सकता है हुमायूं कबीर से मिली भगत हो ताकि बीजेपी का वोट काटा जा सके। कमाल है, एक ही हुमायूं कबीर, बीजेपी कहती है तृणमूल का आदमी हो सकता है ताकि बीजेपी का वोट कटे, और तृणमूल कहती है बीजेपी का आदमी है ताकि उसका वोट कटे। हुमायूं कबीर कौन है? 2 बार यह तृणमूल कांग्रेस से विधायक रहे हैं। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर से जीते और तृणमूल कांग्रेस में चले गए। 2013 में हार जाने के बाद भी ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रहे। 2015 में तृणमूल ने इन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि इन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना की। 2016 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़े मगर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए। 2018 में बीजेपी में चले गए लेकिन 2019 में फिर से हार गए। 2021 में लौटकर तृणमूल कांग्रेस आए, तब जाकर दूसरी बार विधायक बने। इनकी इस यात्रा से पता चलता है कि किस तरह के काबिल नेता रहे हैं। पिछले साल नवंबर महीने में हुमायूं कबीर ने एक बयान दिया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इस बयान से किसे फायदा होना था गेस करने की भी जरूरत नहीं। बीजेपी ने जवाब देना शुरू कर दिया और गोदी मीडिया ने बहस उठा दी। तृणमूल का एक मुस्लिम विधायक बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, अयोध्या में नहीं मुर्शिदाबाद में, लेकिन तब भी बहस गर्मा गई। 4 दिसंबर 2025 को ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली और भाषण देने लगे कि बंगाल की 90 सीटों पर मुसलमान 40% से अधिक हैं तो वोटर मुस्लिम उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की बुनियाद रखते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर इनके बयान के कारण बाबरी मस्जिद का भूत खड़ा किया जाने लगा। केवल बयान ही नहीं देते, बुनियाद रख देते हैं। बुनियाद रखने के अलावा मुर्शिदाबाद में 1 करोड़ 30 लाख का चंदा भी जमा कर लेते हैं। साफ था कि हुमायूं कबीर किसी और के फायदे के लिए काम कर रहे होंगे। उन पर आरोप लगने शुरू हो गए। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को टारगेट करने लगे कि बाबरी मस्जिद बनाने से रोका गया तो बंगाल का हर मुसलमान उन्हें जवाब देगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने तब कहा कि इस मामले की स्क्रिप्ट ममता बनर्जी ने लिखी है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, जो बीजेपी के नेता हैं, बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखना खतरनाक साबित हो सकता है। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। तो इन सब बयानों को खाद मिल रहा था हुमायूं कबीर के बयान से। बंगाल में हर चुनाव से पहले एक बड़ी घटना इस तरह की सामने आती है और इस तरह का मामला 2014 से ही चल रहा है। तब तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय पर आरोप लगा। प्रधानमंत्री मोदी नारदा शारदा स्कैम को लेकर कितने भाषण देते थे, ममता बनर्जी पर आरोप लगाते थे। मुकुल रॉय पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए। सीबीआई ने पूछताछ की। इसके बाद भी मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। मुकुल रॉय अब इस दुनिया में नहीं है। बीजेपी जिस पर आरोप लगाती है उसके लिए बीजेपी में चांस खुल जाता है। यह नोट करने वाली बात है। यह कैसे हो जाता है? कई बार ऐसा हुआ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में जनवरी 2024 के महीने में संदेश खाली का मामला उभरने लगा और देश भर के अखबारों में हेडलाइन की जगह उसे मिलने लगी। गोदी मीडिया में जबरदस्त बहस होने लगी, रिपोर्टिंग शुरू हो गई, तनातनी बढ़ गई। संदेश खाली की घटना बंगाल के मुद्दे का प्रतीक बन गई। 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते यह मुद्दा बड़ा होने लगा। तभी एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है जिसमें महिलाएं कहती हैं कि उन्हें यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी के नेता ने दबाव डाला। एक वीडियो में बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं, पार्टी के नेताओं के कहने पर फर्जी आरोप लगाए गए।
अब संदेश खाली का मामला कम सुनाई दे रहा है। हुमायूं कबीर चुनाव के बाद कहां खड़े होंगे, कितनी सीटें आएंगी, इसे छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल में हर चुनाव में ममता बनर्जी के सामने उनकी पार्टी के भीतर से किसी न किसी को फोड़कर ले आया जाता है या केंद्रीय एजेंसियों के छापे के बाद तोड़कर निकाला जाता है। कोई ना कोई चुनौती इस तरह की पेश की जाती है। इस साल जनवरी महीने में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के लिए सर्वे करने वाली, सलाह देने वाली कंपनी के अधिकारी प्रतीक जैन के घर छापा पड़ गया। दफ्तर में छापे पड़ने लगे। ममता बनर्जी छापे के बीच पहुंच गईं और प्रतीक जैन के घर से लैपटॉप कागजात लेकर निकल आईं। उन्होंने कहा कि मैंने फाइलें इसलिए निकाली क्योंकि ईडी हमारी पार्टी के प्लान पता करना चाहती है, हमारे उम्मीदवारों की सूची के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है। अगर मैं बीजेपी के दफ्तर से ऐसे ही कागजात जाकर निकाल लूं तब क्या होगा। ईडी के छापे के बीच पहुंचकर ममता बनर्जी ने इस संस्था के भय का भूत उतार दिया। एक पार्टी के दफ्तर से उसकी रणनीति के कागजात उठवाने के लिए किसी संस्था के इस्तेमाल का आरोप हल्का भी नहीं। 2014 के बाद से देश की राजनीति में एक बदलाव आया है। किसी भी राज्य में विपक्ष की किसी भी पार्टी से बीजेपी के फायदे के लिए बात करने वाले नेता अचानक प्रकट हो जाते हैं। छापे के पहले या छापे के बाद वो अपनी पार्टी के नेता को गाली देने लगते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को महान बताने लगते हैं। कभी अपनी सरकार गिरा देते हैं तो कभी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं। इनमें से कई नेताओं के खिलाफ ईडी के केस चलने लग जाते हैं और केस चलने के दौरान भी ये बीजेपी में शामिल कर लिए जाते हैं। इसलिए ममता बनर्जी अपने मंचों पर वॉशिंग मशीन लेकर आने लगी और बताने लगी कि कैसे उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मगर बीजेपी में जाते ही वे ईमानदार हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। एक और कैटेगरी के नेता पाए गए हैं जिनके यहाँ छापा नहीं पड़ता है और जो बीजेपी में जाते भी नहीं। ऐसे नेता कांग्रेस में बहुत देखे गए जो कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए पार्टी लाइन से अलग हटकर मोदी सरकार के सपोर्ट में बयान देने लग जाते हैं। विपक्ष का कोई नेता अचानक अपनी पार्टी लाइन से दूर दिखाई देने लग जाता है। बीजेपी में आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो अपनी पार्टी लाइन से दूर दिखाई देता हो और अपनी पार्टी में भी बना हुआ हो। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को लेकर भी इसी तरह के विवाद चल रहे हैं। पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। तो जहां भी चुनाव होता है गैर बीजेपी में कोई ना कोई नेता प्रकट हो जाता है। हुमायूं कबीर को उसी प्रक्रिया से निकले नेता के रूप में देखना चाहिए। बंगाल में 27 लाख वोटर के नाम कट गए हैं। उनके वोट के अधिकार पर हमला हुआ। इससे बड़ा मुद्दा वहां क्या हो सकता है। स्टिंग वीडियो में हुमायूं कबीर हैं या नहीं। एआई का सम्मेलन करने वाला देश 24 घंटे में अगर एक वीडियो की जांच नहीं कर सकता है तो उसे सम्मेलन वगैरह का नाटक बंद कर देना चाहिए और मेरा वीडियो बैठकर इत्मीनान से देखना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।